बाइक से लौट रहे 3 लोग सड़क हादसे में शिकार हो गए। सामने आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को जबरदस्त ठोकर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना बीती रात उसलापुरा ओवरब्रिज में हुई। सरकारी पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है और उसे पूछताछ कर रही है। उसलापुर ब्रिज के पास एक वेगानार चालक ने जो है 3 बाइक सवारों को ठोकर मार दिया था, जिसमें इलाज के दौरान हॉस्पिटल में तीनों की मृत्यु हो गई। उसमें से 2 महिलाएं हैं, जिसमें पुलिस ने जो है मर्ग कायम करके और अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई की है और वेगानार को जब्त कर लिया है और उसके चालक आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में कल शाम ग्रैंड अंबा होटल में हुई लड़ाई के बाद अब पंजाबी समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। सिंधी समाज के लोगों ने थाना सिविल लाइंस का घेराव किया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस ने छोड़ दिया था। मामले में आज पंजाबी समाज के लोगों ने आईजी ऑफिस पहुंचकर आईजी रतनलाल डांगी से कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन सौंप पहुंचे पंजाबी समाज के लोगों का कहना है कि होटल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन सीसीटीवी को देखा जाए तो यह साफ हो जाएगा कि नशे की हालत में धुत लोगों द्वारा पहले होटल संचालक और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की, उसके बाद मना करने के बाद भी मारपीट शुरू कर दी। इससे समाज के लोगों के अंदर गुस्सा व्याप्त है। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो समाज के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने गाड़ी गलत पार्किंग की, ड्राइवर ने सिर्फ चाबी मांगी उससे, किनारे कर देता हूँ। वो इतना उत्तेजित हो गया आदमी कि बिना मतलब के गाली गलौज करने लग गया। उसके बाद पूरा समाज वाले अंदर से आके पहले हम लोगों से मारपीट करना शुरू कर दिए। सारा विटेज में बिल्कुल क्लियर है। मेरे को खुद मारे, मेरी चैन गायब हुई, नगद पैसे गायब हुए, कुर्सी फेंक के मारे, मेरे को यहाँ चोट लगी। होटल जो एसोसिएशन की तरफ से और समाज के संगठन की तरफ से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ज्ञापन दिया है, उसकी जांच कराई जाएगी। जो भी उचित कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती से बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज श्रावस्ती दौरा। राप्ती बैराज व नवनिर्मित मुख्य नहर बैराज का करेंगे निरीक्षण। दोपहर 1:25 पर पहुंचेंगे सीएम। राप्ती बैराज के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। सीएम योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती दौरा आज। राप्ती बैराज व नवनिर्मित मुख्य नहर बैराज का करेंगे निरीक्षण। दोपहर 1:25 पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राप्ती बैराज के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सीएम योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती दौरा आज। राप्ती बैराज और नवनिर्मित मुख्य नहर बैराज का करेंगे निरीक्षण। दोपहर 1:25 पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर बालोद से है। बालोद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 राजा राव पठार में से विराट वीर मेले की शुरुआत हाई प्रदेश की गई। राज्यपाल उइके के हाथों वीर मेले की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने राजा राव पठार पहुंचकर राज बाबा की पूजा अर्चना की और शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने बुढ़ा देव बाबा, मां कंकालीन सहित झामा माता की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही राज्यपाल के मायके से झामा माता मंडला से पहुंची। राज्यपाल ने कहा कि समाज के लिए मन में दर्द है, पंचायतों को निकाय बनाया जा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री से चर्चा की है, अन्यथा मैं अपने अधिकारों का उपयोग करूंगी। आज हमारे भोलेपन का फायदा उठाकर देवी देवता हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके लिए भी समाज के लिए सजग रहे। आज जो है आपको मालूम है राजा राव पठार के नाम से और ये पूरी तरह से वीर नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि पर ये 3 दिवसीय ये मेला होता है, जो आसपास के पूरे ज़िले के हमारे आदिवासी समाज के सारे लोग इकट्ठे होकर अपनी संस्कृति और जो अपनी अपनी यहाँ लोगों की जो मांग है, समस्या है और जो संविधान अधिकार है, इन सब के विषय में चर्चा करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है और बड़े आनंदपूर्ण ये त्यौहार को मनाते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने भी मुझे यहाँ बुलाया था। रुकते यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका भारत की बात में। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला स्वास्थ्य विभाग की 22 सदस्य टीम घंटों बाइक और पैदल चलकर पहुंची मुलेर। वहीं गांव में लगभग 500 लोगों की आबादी है, जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कर्मचारियों के द्वारा 304 व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन के टीके लगाए गए। साथ ही लोगों का टेस्ट भी किया गया। इसके साथ ही 173 लोगों को बुखार, खुजली के सर्दी की दवा भी दी गई और 4 व्यक्तियों को जटिल बीमारी से ग्रसित भी पाया, जिसे जिला अस्पताल में आकर इलाज करने पर परामर्श दिया गया। वहीं गौरतलब है कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद दंतेवाड़ा जिले की स्वास्थ्य विभाग की टीम सरकारी योजनाओं को जिले के अंतिम छोर तक पहुंचाने में जुटी हुई है। महोदय के निर्देश के परिपालन में हर घर दस्तक अभियान तथा मलेरिया मुक्त अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम दूरस्थ गांव मुलेर में गई। वहां उसने 304 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाया। दंतेवाड़ा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 100% टीकाकरण के लिए क्रियान्वयन किया जा रहा है मिशन मोड में, और उनके निर्देशानुसार ही दूरस्थ क्षेत्र में भी लोगों तक पहुंचकर घर घर दस्तक देकर टीकाकरण की कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। उसी के तहत कुआकोंडा ब्लॉक के मुलेर पंचायत, जो कि सुकमा जिले से होते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम गई और 30 किलोमीटर पैदल चलकर स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पहुँची और 300 से अधिक लोगों का वहाँ पर टीकाकरण किया गया। ये बहुत सराहनीय कार्य हमारे स्वास्थ्य टीम ने किया है। खबर कांकेर से है, जहां बीते 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें संगोष्ठी, पौधारोपण, नगर के मुख्य चौराहे पर बाबा साहेब की प्रतिमा को स्वच्छ कर माल्यार्पण करना इत्यादि जैसे जन जागरण के कार्यक्रम किए गए। वहीं संध्या काल में पुराना बाजार बस स्टैंड पर बाबा साहेब की बृहद आकार की रंगोली के माध्यम से आकृति निर्माण कर सामाजिक सद्भाव के साये से कार्यक्रम की योजना चल रही थी, जिसमें कलाकार आकृति को बना रही आदि निर्मित आकृति का काम को जब पूरा किया जा रहा था, तभी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, तो वहां खड़े सभी ग्राम के नागरिकों ने उन्हें हटवाया। पता चला है कि कल कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर के यहाँ पर एसडीएम सर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई पखांजूर द्वारा विगत 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि में पूरे देश भर में सामाजिक समरसता दिवस का कार्यक्रम रखा गया था और पखांजूर में भी मनाया गया था। इसको देखते हुए कुछ संगठनों द्वारा इसको गलत नजरिए से लिया गया और अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसका आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडन करती है। बच्चों द्वारा रंगोली का कार्यक्रम रखा गया था, जिसको गलत नजरिए से देखा गया। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र से लगा प्राथमिक स्कूल का भवन अब हो गया है जर्जर। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसके बाद भी छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए मजबूर है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक नहीं है, लेकिन साल भर पहले दी गई जानकारी भी उनके लिए सालों पुरानी की बात है,
देखिए इस खास रिपोर्ट में। स्कूल में बच्चे अपना भविष्य गढ़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बिलासपुर में एक स्कूल ऐसा भी है जहां रोज छोटे छोटे बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन जिम्मेदार लोग कान में तेल डाले सोए हुए हैं। शिक्षा के इस मंदिर में बच्चे खतरों के बीच डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। नगर निगम जोन 2 के अंतर्गत सिरगिट्टी क्षेत्र के इस जर्जर बदहाल स्कूल भवन में बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्थिति ऐसी है कि स्कूल छत का प्लास्टर कभी भी उखड़ कर गिर सकता है और अनहोनी होने का डर सदा बना रहता है। न सिर्फ प्लास्टर बल्कि दीवारें भी भरपूर दरारें स्पष्ट नजर आती है, जो कभी भी खतरे का कारण बन सकता है। नगर निगम वार्ड नंबर 10 के आवास पारा स्थित प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल में तकरीबन 195 बच्चे के लिए 4 कमरे हैं और उन्हीं में क्लास लगती है। स्कूल का भवन निर्माण 1996 में हुआ था, लेकिन अब वह जर्जर हो चला है। स्कूल की दीवारें में सीवेज दरारें इस बात की तस्दीक देती है कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये स्कूल में कम से कम 4-5 साल से हो गया है। ये पूरा अंदर से टूट चुका है, इसका प्लास्टर वगैरह, और कभी भी कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। लेकिन क्या है, हमारे लोकल स्तर पे हमारे पार्षद साहब भी काफ़ी कुछ कर चुके हैं, लेकिन कोई बड़े अधिकारी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से ऐसा हो गया कि कभी भी कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारे यहाँ के बड़े अधिकारी हैं वो थोड़ा आके यहाँ पे देखें, ताकि कोई बड़ा दुर्घटना ना हो, इससे पहले इसमें थोड़ा सा सुधार कार्य किया जा सके। स्कूल तो कम से कम 20-25 साल पुराना है, बहुत पुराना स्कूल है। लेकिन क्या है, अंदर हो जाने की वजह से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लगातार स्कूलों का निरीक्षण करता वार्ड में मैं आ रहा हूं और लगातार देखता जा रहा हूं कि अब स्कूल की स्थिति जो है जर्जर हो चुकी है और बैठने की व्यवस्था नहीं है। और इसे लगातार अधिकारियों को मैं बताता हूं कि कंडीशन अच्छी नहीं है, पपड़ियाँ गिर रही हैं, बच्चों के ऊपर गिरती है। ऐसा ना हो कि कल में कुछ बड़ा हादसा हो जाए, जिससे लेकर अधिकारी गंभीर नज़र नहीं आते हैं और अब तक कुछ कार्रवाई नहीं किए हैं। जिले में ऐसे स्कूल जो जर्जर है उनकी जानकारी डीओ से संकलित की जा रही है और अभी हमने काफ़ी स्कूलों के लिए मरम्मत से संबंधित राशि भी जारी की गई है। और उसके बावजूद जो छूट गए हैं, हमने जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है कि ऐसे स्कूलों की जानकारी हमारे पास दें जहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है, जहाँ जो स्कूल का उपयोग करने लायक नहीं है। ऐसे स्कूलों को प्राथमिकता देते हुए उनके मरम्मत का कार्य हम लोग प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। के न्यूज़ ने बदहाल स्कूल के जर्जर तस्वीरों को सामने रख दिया है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार की नींद कब खुलती है। आखिर कब तक इन बच्चों के भविष्य और जान से खिलवाड़ होता रहेगा। के न्यूज़ के लिए संजय यादव की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर जिले में भी धान खरीदी जोरों से चल रहा है और इन्हीं सब के लिए बीच में बिचौलिए ने किसानों के माध्यम से अवैध धान बेचना प्रारंभ कर दिया है, जिस पर प्रशासन की नज़र लगातार बनी हुई है। उसी कड़ी में कुसमी एसडीएम ने 3 जगह पर छापामार अवैध धान को सुपुर्द कर कुसमी थाना कार्रवाई करने के लिए प्रेषित कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए कुसमी एसडीएम अजय किशोर लकड़ा ने बताया कि प्रशासन के द्वारा कड़ी निगरानी रखी गई है और बिचौलियों को सफल होने नहीं दिया जाएगा। कुसमी में लगातार मेरे द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। इस दरमियान एक कृषक ग्राम धनेशपुर का, उससे मैंने औपचारिकतावश पूछताछ की। खुद के पंजीयन पर किसी और के नाम को दान खपाना पाया गया, तो इस पर हमने जब्ती की कार्रवाई की और ट्रैक्टर सहित हमने जब्त करके थाने के सुपुर्द भी दिया। इसके अलावा एक स्थानीय किराना दुकान में उनके यहाँ पे 69 बोरे धान के लगभग 30-33 क्विंटल वो जब्ती किए। और इस तरह से कल हमने 88 क्विंटल की जब्ती की है।
और लगातार हमारे टीम द्वारा, हमारे पूरे कर्मचारियों के द्वारा सभी धान उपार्जन केंद्रों में बड़े सतत निगरानी रखी जा रही है। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी पुलिस को टेंडर फंडिंग के आरोपी को गिरफ्तार करने पर सफलता मिली है। वहीं 8 साल से फरार चल रहे आरोपी राजू खान को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खाते में पाकिस्तान से रुपए भेजे जाते थे, जिसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किया जाता था। इस मामले में कोर्ट ने पहले ही 4 आरोपियों को सजा सुना चुकी है। पुलिस के मुताबिक धीरज साव निवासी ट्रांसपोर्ट नगर खमतराई में चिकन ठेला लगाता था। वह पाकिस्तान के किसी भी खालिद नाम व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। देखिए, वर्ष 2013 में खमतरी थाना में एक यूएपी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें उस समय ट्रांसपोर्ट नगर निवासी धीरज साव को गिरफ्तार किया गया था। उससे ये जानकारी मिली थी कि सिमी और इंडियन मुजाहिदीन का कुछ पैसा उसके माध्यम से अन्य लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता था। इसमें उस समय अपराध पंजीबद्ध किया गया और धीरज साव के साथ में 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में एक और नाम आया था राजू खान नाम का, और उसकी गिरफ्तारी उस समय नहीं हुई थी और पुलिस लगातार इसकी पता तलाश की जा रही थी। राजू खान के अलावा बाकी जो 4 आरोपी थे उनको 10-10 साल का भी सश्रम कारावास की सज़ा भी दी गई है। तो राजू खान के पीछे में हमारी टीम लगातार लगी हुई थी। इसमें साइबर सेल की टीम, एटीएस और स्थानीय पुलिस की टीम अलग अलग स्रोतों के माध्यम से लगी हुई थी। इसमें कुछ जानकारी मिली कि उसका कुछ कहीं पे हमको एक स्रोत पता चला। उसके बाद साइबर सेल की टीम, एटीएस के सहयोग और जो इसके विवेचना अधिकारी थे सीएसपी ओडला, एक टीम के साथ वहां रवाना हुए और दुर्गापुर में इसको दबिश देकर, संभावित ठिकाने में दबिश देकर फिर उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। और राजू खान को ट्रांजिट रिमांड पे हम रायपुर लेके आए हैं और यहाँ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। खबर रायपुर से है, जहां राजधानी में 2 समुदाय के बीच झंडा विवाद गर्मा गया है। वहीं राजधानी के टिकरपाड़ा इलाके में बीते दिनों 2 समुदाय के बीच जमकर विवाद हुआ। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए दोनों पक्षों की शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया है। दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को टिकरपाड़ा थाना क्षेत्र के बैजनाथ धरपाड़ा से मुस्लिम समुदाय का जुलूस निकाला था। जुलूस ब्रिजनगर मदरसे के पास पहुंचा था कि हिंदू समुदाय के कुछ लोग द्वारा तोरण फट गया। इसके बाद दोनों समुदाय के बीच विवाद हो गया और आपस में भिड़ गए। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग थाना पहुंचे, जिन्होंने नियंत्रण कर थाने में तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। पुलिस बल द्वारा अतिरिक्त लोगों को वहां से वापस भेजा गया। वापस जाते वक्त कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा रास्ते में लगे भगवा झंडे को गिराने की कोशिश की गई, जिस पर 15 से 20 युवकों पर एफआईआर की गई है। टिकरापाड़ा थाना क्षेत्र में कल जुलूस के दौरान जुलूस गुजरा था ब्रिजनगर क्षेत्र से। वहां पर जो है एक झंडा फटने के कारण 2 पक्षों के मध्य वाद विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष जो है यहाँ थाने आया हुआ था शिकायत करने के लिए। उनके साथ काफ़ी संख्या में लोग आए थे, तो जो प्रतिनिधि है उनके शिकायतों के आधार पर यहाँ कार्रवाई की जा रही थी। बाकी पक्षों को बाहर जाने के लिए कहा गया। तो अन्य पक्ष बाहर गए थे, जिन्हें कि भागे भेजा जा रहा था, तो उनके द्वारा भी जो है दूसरे जो पक्ष है उनके ध्वज जो है उसको गिराने का प्रयास किया गया। तो इसमें पहला तो जो पक्ष आया था ब्रिजनगर में जिनका लड़ाई झगड़ा हुआ, उनकी शिकायत पर अपराध कायम किया गया है और अन्य पक्ष जहाँ की ध्वज है गिराया गया है, उस शिकायत पर भी जो है एक प्रकार से अपराध कायम किया गया है। दोनों ही प्रकरणों में, दोनों मामलों में अपराध दर्ज किया गया है और दोनों ही मामलों में भी अपराधियों की पतासाजी और हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिला के ढबरा थाना क्षेत्र के खरकेना गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। घर में सो रही 2 महिलाओं की अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर ढबरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मामला अवैध संबंध से जुड़ा हुआ है और हत्या का आरोपी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। ढबरा पुलिस ने खरकेनी में हुई हत्या के मामले में अपराध दर्ज कर जांच कर रही है। ढबरा पुलिस को सूचना मिली कि खरकेना में 2 महिलाओं की हत्या हुई है। सूचना पर ढबरा पुलिस मौके पर पहुंची और अपना वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ किया। वहीं ज्ञात हुआ कि मृतिका संतोषी बाई के लड़के के साथ आरोपी लक्ष्मण भारद्वाज की पत्नी के साथ नाजायज ताल्लुकात था। इसी विवाद पर
लक्ष्मण भारद्वाज ने दोनों महिलाओं का हत्या कर फरार हो गया है और यह भी ज्ञात हुआ है कि वह अपने ससुराल खरसिया जाके आत्महत्या कर लिया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, FIR और मर्ग पंजीबद्ध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने जिला कार्यालय कांकेर में अधिकारियों की बैठक लेकर शासन द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए पिछड़ा वर्ग के अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया है। उनके द्वारा पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले हितग्राहियों के आय प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में भी अपने सुझाव दिए गए और कांकेर जिले में कक्षा 6वीं से 12वीं तक आधारांतरित SC ST OBC वर्ग के लगभग 12,000 छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र जारी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत लगभग 50,000 विद्यार्थियों का भी जाति प्रमाण पत्र बनाने का अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के सदस्य नरेंद्र यादव भी मौजूद थे। परेशानी न हो और उन्होंने भी कहा है कि हम उसको ध्यान रखेंगे और कहीं भी ऐसी बात हो और जिसका प्रभार हमारे पिछड़े वर्ग के ही कोई मंत्री को उसका प्रभार दिया। कोरबा के बालको के राखड़ डैम के पास एक दर्दनाक हादसे में हाउसिंग बोर्ड निवासी द्वारिका सिंह परस्ते की मौके पर मौत हो गई, जबकि 22 वर्षीय उसका पुत्र सुरक्षित है। बहरहाल बालको पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुटी गई है। खबर बेमेतरा से है, जहां प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी केंद्र चालू हो गया है। वहीं नवीन धान खरीदी केंद्र में भी इस साल इजाफा हुआ है। जिले की बात करें तो जिले में कुल 120 धान उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान की खरीदी की जाएगी, जहां 1,47,000 से ज्यादा पंजीकृत किसानों से 60,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी जाएगी। वहीं इस साल जिले में 4 नए धान खरीदी केंद्र बढ़ाए गए हैं। नवीन धान खरीदी केंद्र भद्राली का शुभारंभ करने के लिए प्रदेश के संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे के निर्देशन पर नवगढ़ विधानसभा के जनपद उपाध्यक्ष रितेश शर्मा ग्राम भद्राली पहुंचे, जहां उन्होंने धान खरीदी केंद्र में किसानों के धान का तौलकर खरीदी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम रखा गया था भैया? नहीं, आज का कार्यक्रम नवीन धान उपार्जन केंद्र भद्राली में हमारे माननीय भूपेश बघेल जी और क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय श्री गुरदयाल सिंह बंजारे जी के सोच के अनुरूप किसानों के हित के लिए उपार्जन केंद्र खोला गया है ग्राम भद्राली में। किसानों को भारी दिक्कतों का सामना पिछले 10-15 वर्षों से करना पड़ रहा था, जिसमें अब ये सुविधा होने से किसानों को राहत मिलेगी। किसानों को लगातार 15 साल से आस, लेकिन आज मिलने के बाद किसानों को क्या देखने को मिल रही है? आज तो पूरे आप स्वयं आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे से, मुझसे ज़्यादा आप मीडिया के हैं, आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न अगर पिछले 50 वर्षों में अगर हुए होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जानते तक मैं जितना मैं जब से जानने लायक हुआ हूँ। रुकते यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका भारत की बात में। खबर दिल्ली से आ रही है। संसद के दोनों सदन में रक्षा मंत्री देंगे बयान। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11:30 बजे देंगे बयान। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12:15 बजे बयान देंगे। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में बयान देंगे। संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री बयान देंगे। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11:30 बजे देंगे बयान। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12:15 बजे बयान देंगे। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में बयान देंगे। संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री देंगे बयान। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11:30 बजे देंगे बयान। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12:15 बजे बयान देंगे। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में बयान देंगे। संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री बयान देंगे। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11:30 बजे बयान देंगे। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12:15 बजे बयान देंगे। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में बयान देंगे। और इसी खबर पे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देश के लिए बहुत बड़ा क्षति है ये, उसके बाद रक्षा मंत्री आज दोनों सदनों में बयान देंगे। अमित, क्या कुछ इस को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है वहां से? संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री आज बयान देंगे। राज्यसभा में 11:30 बजे बयान देंगे। उसके बाद लोकसभा में 12:15 बजे बयान देंगे। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में बयान देंगे। संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री आज बयान देंगे। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11:30 बजे बयान देंगे। इसके साथ ही लोकसभा में 12:15 बजे भी बयान देंगे। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में देंगे बयान। संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री बयान देंगे। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11:30 बजे बयान देंगे। उसके साथ ही लोकसभा में भी 12:15 बजे बयान देंगे। खबर गरियाबंद से है, जहां प्रदेश पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राजपूत के अथक प्रयास से गरियाबंद में 72 पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन तैयार हो चुका है। वहीं देवभोग में प्रदेश पत्रकार यूनियन के कार्यालय का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सम्मानीय नागरिकों की विशेष उपस्थिति रही। देवभोग ब्लॉक अध्यक्ष आदित्य बेहरा ने कहा कि आए दिन पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र के ऊपर यह सीधा प्रहार है। इसीलिए आज संगठन की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां गुज्जर खेड़ी के समस्त ग्रामीण द्वारा तहसील कार्यालय तक गांव में पैदल रैली निकालकर नारे लगाते हुए तहसील पहुंचे, जहां ग्रामीणों का गुस्सा नजर आया। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, इस तरह का नारा लगाया ग्रामीणों ने। उनका कहना है कि पार्टी के नेता को हमारी याद जब आती है तब चुनाव आते हैं, नहीं तो ना कोई अधिकारी ध्यान देता है और ना कोई नेता इस तरफ आता है। 16 साल हो गए रोड बनाया, तब से कोई कारण नहीं हुआ उसको। बलौदा बाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देशन पर बलौदा बाजार जिले के सभी विकास खंडों के नगर और ग्राम पंचायत में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। आज 1 लाख लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रति विकास खंड के लिए 30-30 हजार के हिसाब से 1,80,000 वैक्सीन कार्ड आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा वैक्सीन के गांवों तक पहुंचाने के लिए 763 वैक्सीन कैरियर की व्यवस्था बनाई गई है। बलौदा बाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए पूरे गांव में लगे सभी वैक्सीन सेंटरों का जायजा लिया।
नगर पालिका की तरफ से सभी वार्डों में लगभग 7 जगह सेंटर खोल के वैक्सीनेशन का ज़बरदस्त तरीके से वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। पूरे पार्षद एल्डरमैन इस कार्य में और नगर पालिका कर्मचारी अधिकारी पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और बहुत भीड़ भाड़ तरीके से अच्छी तादाद में लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अधिक से अधिक करवाएं। कोविड-19 से बचने व 8 दिसंबर यानी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इस महाअभियान को सफल बनाने में जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी कर्मचारी गांव-गांव पहुंचकर लोगों को टीका लगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोविड सेंटर में देखने को मिल रहा है बिलाईगढ़ विकासखंड को 30,000 के हिसाब से 1,80,000 वैक्सीन कार्ड आवंटित किया गया है। 8 दिसंबर को जिला प्रशासन की तरफ से घर घर दस्तक कोविड टीकाकरण महाअभियान निर्धारित किया गया है और इसमें विकासखंड बिलाईगढ़ को 25,000 डोजेस का लक्ष्य मिला है। अभी 11 बजे तक की स्थिति में हमने लगभग 4,500 डोज लगा लिए हैं और लोगों में भारी उत्साह दिख रहा है। शाम तक हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम अपना लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे। सर कौन कौन सा टीका लगाया है? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों से तो हम विगत 1 सप्ताह से अपील कर रहे हैं। जो भी हमारे फील्ड के स्टाफ हैं उनसे उनकी लगातार बैठक और प्रशिक्षण भी हम कर चुके हैं। आज तो टीकाकरण का दिन ही है, तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि जो छूट गए थे, जो प्रचार प्रसार अभियान से नहीं जुड़ पाए, उनसे आग्रह रहेगा कि वो आज टीकाकरण अपना पूर्ण कराएं। फिलहाल भारत की बात में इतना ही। मिलते हैं खबर उत्तराखंड में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पेपरां दी तैयारी दे लई मैं दिन रात मेहनत करनी है। पढ़ाई दे लई दिने ता समा घट पै जांदा है। सर्दियां विच तां दिन होर भी छोटे रह जांदे ने अते रात नूं बिजली दा बिल। बापू पहला ही महंगाई तो तंग है ते लालटेन जगा के पढ़ना मतलब अखां नाल धोखा। की कीता जावे? ओ पुत्रा हुण तू दब के पढ़। पर बापू बिजली दा बिल? ओए हुण बिजली दे बिल दी चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं। हुण पंजाब सरकार ने बिजली दे हर बिल उत्ते 3 रुपए प्रति यूनिट ते छूट दे दित्ती है। वाह बापू, खुश करता पंजाब सरकार ने, सारी चिंता ही मुकाती।